नमस्ते दोस्तों, साइकोलॉजी की आज की पाठशाला में हम लोग फिर से क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के ऊपर बात करेंगे। आप कह रहे हैं साहब क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के 2 वीडियो ऑलरेडी हमारी साइकोलॉजी की पाठशाला में हैं और दोनों ही अलग अलग हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोनों अलग अलग इसलिए हैं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बहुत तरह की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को हम लोगों ने समझा है और आज तीसरी रिसर्च डिजाइन है जो कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होती है और उसका एक प्रकार था टाइम सीरीज डिजाइन, उसको हमने समझा था। कल वाला वीडियो जो दूसरा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पे था उसमें हमने नॉन इक्विवेलेंट 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन के बारे में समझा था, जो कि ऑलरेडी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। और आज भी हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के तीसरे प्रकार को समझेंगे जिसका नाम है काउंटर बैलेंस्ड डिजाइन, और जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रति संतुलन अभिकल्प। ये जो काउंटर बैलेंस डिजाइन है इसके 2 नाम और हैं। इसको क्रॉस ओवर डिजाइन भी कहते हैं या स्विच ओवर डिजाइन भी कहते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी एक अलग अलग इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी और आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि साहब ये 9A 9B T1 T2 T3 क्या है। ये बड़ा आसान है और यही इक्वेशन आज हम समझने वाले हैं। और वो किसके अंतर्गत समझ रहे हैं? काउंटर बैलेंस डिजाइन, जो कि एक प्रकार है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का। इसमें क्या होता है, जब भी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात जो हर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में है कि रैंडमाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। जब हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं या सैंपल को 2 या 2 से अधिक ग्रुप में बांटते हैं तो कभी भी रैंडमाइजेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं यादृच्छिकीकरण, आप उसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन इस डिजाइन में एक बात और जोड़ ले, रैंडमाइजेशन यूज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब कभी कभी क्या होता है कि हम ग्रुप्स का प्री टेस्ट नहीं कर पाते, कभी ऐसा होता है कि हम प्री टेस्ट नहीं कर पाया और हम केवल पोस्ट टेस्ट की बारी हमारे पास होती है, हम केवल पोस्ट टेस्ट कर सकते हैं। और वो इसलिए कि हो सकता है बहुत सारे ग्रुप हैं इसलिए भी प्री टेस्ट नहीं कर पाते हैं, और कोई अलग सिचुएशन भी हो सकती है जब हम प्री टेस्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी ग्रुप का। और इस डिजाइन में 2 या 2 से अधिक ग्रुप होते हैं तब ये काउंटर बैलेंस डिजाइन बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से अधिक ग्रुप होंगे तो काउंटर बैलेंस डिजाइन ही बनाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक ग्रुप जब होते हैं तो ये डिजाइन बनाई जा सकती है, रैंडमाइजेशन नहीं होता है और सारे के सारे जितने भी ग्रुप यहां पर लिए गए हैं उनका प्री टेस्ट हमने नहीं लिया है, तब ये डिजाइन यूज होती है। अब हम एक टॉपिक से समझते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इस डिजाइन में होता क्या है। एक टॉपिक हमने लिया जो रिसर्च का टॉपिक है, स्टडी ऑफ 3 डिफरेंट मेथड्स ऑन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कि 9th क्लास के बच्चों के अचीवमेंट पर 3 अलग अलग पढ़ाने की विधियों का हम इंपैक्ट देखना चाहते हैं। कि 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं और उन 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का उन बच्चों के अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए यहां पर 3 ग्रुप लिए गए हैं, यहां पर 3 ग्रुप लिए गए हैं। और इस डिजाइन की एक खास विशेषता यह भी है कि जितने ग्रुप होंगे उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इसको अलग तरह से यह भी कह सकते हैं कि आपके पास जितने ग्रुप हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, यदि 3 हैं तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यदि 4 हैं तो 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यदि 5 ग्रुप हैं तो 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे होंगे। और आप उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यह कह सकते हैं कि उतने प्रकार के ट्रीटमेंट होंगे। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप उसको कह सकते हैं 3 टाइप्स के ट्रीटमेंट प्लान, या 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आप कह सकते हैं 4 टाइप के इंडिपेंडेंट प्लान, 4 टाइप के ट्रीटमेंट प्लान है। तो 3 ग्रुप 3 ट्रीटमेंट, 4 ग्रुप 4 ट्रीटमेंट, 5 ग्रुप 5 ट्रीटमेंट, मतलब जितने ग्रुप 2 ग्रुप 2 ट्रीटमेंट। इस तरह से हम आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है कि क्लास 9th के बच्चों के अचीवमेंट पर
तीन डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को का प्रभाव देखना है। तो जब तीन डिफरेंट टीचिंग मेथड है, इसका मतलब यह कि तीन ग्रुप होंगे ही होंगे। मैंने अभी कहा था कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जितने ट्रीटमेंट के प्रकार उतने ही ग्रुप जरूरी हैं। तो यहां पर आप टॉपिक समझ गए होंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि टीचिंग मेथड जो तीन है वो कौन कौन से हम लेके चल रहे हैं। एक को नाम दे दिया हमने जीडीएम, एक को नाम दे दिया डीएम और एक को नाम दे दिया एएम। आप कहेंगे साहब ये है क्या? मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। जीडीएम का मतलब है ग्रुप डिस्कशन मेथड, पढ़ने का एक ग्रुप डिस्कशन मेथड है टीचिंग का। दूसरा डीएम, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डीएम का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से हमने पढ़ाया कुछ बच्चों को। और तीसरा एएम, एएम का मतलब है जो असाइनमेंट मेथड है कि हम असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन डिफरेंट मेथड हैं। पहले का नाम है जीडीएम, दूसरे का नाम है डीएम और तीसरे का नाम है एएम। अब क्या हुआ, हमने 9th क्लास के बच्चों पे स्टडी करनी है, तो 9th क्लास के हमने तीन ग्रुप ले लिए जो एक जैसे होंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 9th क्लास के एक आप ले लें कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा, एक आप ले लें गांव में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल का बच्चा, ऐसा नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि सारे के सारे लोगों का जो मेंटल सेट है या स्कूल का जो एनवायरनमेंट है या जो दूसरे और भी कुछ फैक्टर्स है वो लगभग एक जैसे होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एक हों, लगभग एक हों। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर किसी एक स्कूल में, मान लिया अहमदाबाद का एक XYZ एक स्कूल है और उस स्कूल के 9th क्लास के बच्चों को लिया। अब 9th क्लास के बच्चों को तीन ग्रुप बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि अपने पास 3 टीचिंग मेथड्स हैं, मतलब कि तीन ट्रीटमेंट प्लान है, जीडीएम, डीएम और एएम। तो मैंने ये किया कि 9th क्लास के बच्चों को लिया और लेने के बाद मैंने तीन ग्रुप या तीन सेक्शन बना दिए, 9A, 9B और 9C। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब एक बात और की कि मैं इनके अचीवमेंट को देख रहा हूं किसके ऊपर, मैं इनके टीचिंग मेथड का प्रभाव इनके अचीवमेंट पर देख रहा हूं, और वो अचीवमेंट किससे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड। इसका सीधा सीधा सा टॉपिक क्या बना कि इफेक्ट ऑफ 3 टीचिंग मेथड्स ऑन अचीवमेंट ऑफ साइंस। अब साइंस के अचीवमेंट को मुझे मेजर करने के लिए मुझे साइंस की चीजें या साइंस का मटेरियल, साइंस की विषय वस्तु तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसके ऊपर प्रभाव देख रहा हूं? इस डीडीएम का साइंस के अचीवमेंट के ऊपर, इस डीएम का साइंस के अचीवमेंट के ऊपर और इस एएम का साइंस के अचीवमेंट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने साइंस की 3 यूनिट ले ली, साइंस की 3 अलग अलग यूनिट ले ली। लेकिन अलग अलग यूनिट का मतलब यह है कि वो जो तीनों यूनिट आपने ली, या मैं कहूं कि 3 लेसन ले लिए, आप ये समझे कि 3 मैंने पाठ ले लिए, लेकिन तीनों लेसन या तीनों जो यूनिट है उनकी डिफिकल्टी लेवल एक जैसी होनी चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप 3 जो भी आप मटेरियल आप ले रहे हैं कि जिनको आपको वो सिखाना है, क्यों? टीचिंग मेथड मतलब ग्रुप डिस्कशन मेथड से आप साइंस को सिखाना चाहते हैं, तो साइंस को सिखाने के लिए आप 3 अलग अलग आपने यूनिट ली, 3 अलग अलग आपने लेसन ले लिए, लेकिन तीनों का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा होना चाहिए। अगर अलग अलग हुए तो हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि जो टीचिंग मेथड है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो जो जिसके ऊपर प्रभाव देखना चाहते हैं वहां पर भी वो तीनों समान लेवल के होने चाहिए, तीनों की डिफिकल्टी लेवल समान होना चाहिए। तो मैंने 3 यूनिट बना ली, नंबर 1 यूनिट, नंबर 2 यूनिट और नंबर 3 यूनिट, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, मैंने 9A के मतलब 9th क्लास 9A के, 9B के और 9C को, एक को मैंने पहली यूनिट दी जीडीएम से सिखाई, दूसरे को डीएम से सिखाई और 9C का जो सेक्शन था उसको मैंने एएम से सिखाई, मतलब कि असाइनमेंट मेथड से सिखाई। अब जब मैंने पहली यूनिट इन तीनों को सिखा दी, तब क्या हुआ, मुझे अब इनका टेस्ट लेना है भाई साहब। अब मैं इनका टेस्ट लूंगा, तो टेस्ट लूंगा तो मैंने जैसे ही इनको पहली यूनिट जीडीएम से सिखाई, मैंने इनका T1 ले लिया। पहला T1 का मतलब क्या? फर्स्ट पोस्ट टेस्ट, पहली बार फर्स्ट पोस्ट टेस्ट ले लिया मैंने। इनका T1 ले लिया, इसका भी T1 ले लिया और इसका भी T1। आप कहेंगे साहब ये T1 क्या है? T1 का मतलब है टेस्ट 1, T1 का मतलब है एग्जाम नंबर 1।
अब एग्जाम नंबर 1, पहली यूनिट की एग्जाम नंबर 1 मैंने ली 9th क्लास की, 9A की भी ले ली, 9B की भी ले ली जिन्होंने DM से सीखा था, 9C की भी T1 ले ली जिन्होंने AM से सिखाया था। अब इनका फर्स्ट पोस्ट टेस्ट हो गया, मतलब कि साहब तीनों ही क्लास का अलग अलग मेथड से उन्होंने सीखा, लेकिन उन सब की हमने परीक्षा ले ली, पहला जो अध्याय था वो पूरा हो गया। अब दूसरी यूनिट पे आते हैं कि अब क्या होता है इसमें। देखिए जितने ग्रुप, मतलब हर एक ग्रुप को हर एक ट्रीटमेंट देना है आपको, कि अभी आपने 9A को GDM दिया था, अब 9A को GDM दिया तो 9B को GDM चाहिए, 9C को GDM चाहिए। तो अलग अलग अगर आप देखेंगे तो यहां पर 9A है, यहां पर अब मैंने 9C ले लिया। क्यों? क्योंकि ये जो आप रो देखेंगे और ये जो कॉलम देखेंगे इनमें कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए कि 9A को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, 9B को हम बार बार रिपीट कर, नहीं, हमें केवल एक बार ही देना है कोई ट्रीटमेंट। 9A को हमने पहली यूनिट हो गई, फिर अब 9C को हमने GDM से सिखाया दूसरी यूनिट, फिर 9B को तीसरी यूनिट। आप अगर देखेंगे ये 9C, 9A, 9B, मतलब तीनों में आप देखेंगे 9ABC तीनों है, यहां पर भी देखेंगे BCA, यहां भी तीनों है, लेकिन कोई भी ऐसे अगर देखें और ऐसे देखें तो मिल नहीं रहा है। अगर मिलता होता तो आप 9A को यहां पहली यूनिट, फिर 9A को फिर दूसरी यूनिट, 9A को ऐसे बार बार नहीं कर रहे। तो अब यहां तक बात पूरी होगी। पहली यूनिट का T1 ले लिया, दूसरी यूनिट 9 इनको दिया तीनों को, इनका फिर T2 ले लिया, फिर तीसरी यूनिट इनको सिखाई, जिसको GDM से सिखाई, इसको DM से सिखाई और इसको AM से सिखाई, ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसको सिखाने के बाद वापस उनकी एग्जाम ले ली, मतलब हमने 3 बार उनको सिखाया अलग अलग मेथड से और तीनों बार ही उनकी एग्जाम ली। तो जब पहली बार एग्जाम ली तो उसको हमने टेस्ट 1 नाम दे दिया, दूसरी बार एग्जाम ली उनको हमने टेस्ट 2 नाम दे दिया और तीसरी बार एग्जाम ली हमने टेस्ट 3 नाम दे दिया। अब हमें देखो यहां पर GDM के भी 3 स्कोर मिल गई, T1, T2, T3, आप ये देख रहे होंगे T2, T3। DM से भी T1, T2, T3 मिल गए, AM के भी T1, T2, T3 मिल गए। अब क्या है, अब ये स्कोर आपको मिल गए हर जगह, अब स्कोर मिल गए। अब आप क्या है, अब आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा टीचिंग मेथड ज्यादा अच्छा है। कि आप T1 का T2 से कंपैरिजन कर सकते हैं, T2 का T3 से कंपैरिजन कर सकते हैं, आप GDM का DM से कंपैरिजन कर सकते हैं, DM का AM के डेटा सेट से कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या है, डेटा सेट, ये T1, T2, T3 डेटा सेट, ये इसका डेटा सेट। तो 3 डेटा सेट अलग अलग आ गए, तो एक दूसरे के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि 9A, 9B, 9C का कैसे कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक दूसरे की अलग अलग विधियों का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी एनालिसिस हो सकती है। और जितना मेरा एक अनुभव है कि इसमें, अगर जो मेरा अनुभव कहता है कि इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो स्टैटिस्टिकल टूल है या सिग्निफिकेंस को देखने के लिए हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। तो जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो टूल है, जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, वो अगर यहां पर स्टैटिस्टिक्स के लिए लगाया जाएगा तो शायद ज्यादा प्रॉपर होगा। लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टूल्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने क्या समझा, काउंटर बैलेंस्ड, कि ये मेथड क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि मैच्योरेशन का, थकान का, अभ्यास का इसका प्रभाव पड़ता है। बार बार हम एक ही ग्रुप को करवाएंगे कि हम पहले हमने पार्ट ए सिखाया एक ग्रुप को, फिर पार्ट बी सिखाया एक ग्रुप को, फिर पार्ट ए, मतलब एक ही ग्रुप को बार बार सिखाते तो क्या ना, वो भी बोरियत भी होती है, दूसरी बात थकान भी आती है। तो उन सब का प्रभाव मिटाने के लिए हम इस तरह से टेबल में बना के हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट सबको देते हैं। इसे कहते हैं काउंटर बैलेंस डिजाइन, और ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार है। तो 3 प्रकार हो गए। टाइम सीरीज डिजाइन हमने समझ ली थी, नॉट इक्वलेंट टू ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन हमने समझ ली थी कल के वीडियो में, और आज तीसरी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जिसका नाम है काउंटर बैलेंस डिजाइन। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का आपका टॉपिक पूरा हो गया है। जो मेन डिजाइन थी, आज हमने अभी तीनों वीडियो में 3 अलग अलग मेन डिजाइन समझ लिए हैं। तो धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबा टॉपिक, एक बहुत लेकिन अच्छा टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच।